हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ अ स्पेस रॉकेट इज। अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड किलोमीटर पर आवर, फोर्थ किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि जो आपकी स्पेस रॉकेट होती है, यानी जो रॉकेट होती है, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो चाल होती है, उसे आप किस तरीके से जो है किस इकाई से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट बेसिकली आपका अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जाते हैं और इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। क्योंकि ये अंतरिक्ष में जा रहा है तो ये काफी किलोमीटर तय करके पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाते हैं। इसलिए जब भी हम जो है आपका जो स्पेस रॉकेट है, इसकी जब भी हम स्पीड की बात करते हैं या स्पीड की जो इकाई की जब हम बात करते हैं, तो वो हम हमेशा इसे किलोमीटर पर सेकंड में नापते हैं, या इसकी जो इकाई है वो आपकी क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि आप इसमें स्पेस रॉकेट की बात कर रहे हैं तो स्पेस पे जाता है रॉकेट, और जो आपका पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे किलोमीटर तक फैला है। उसके बाहर जाके एटमॉस्फेयर से बाहर जब रॉकेट जाता है तो बेसिकली उसे बहुत सारे किलोमीटर्स लग जाते हैं, बहुत किलोमीटर दूर उसे ट्रैवल करना होता है। नेक्स्ट उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो कुछ सेकंड में कुछ किलोमीटर तय कर लेता है। इसलिए हम इसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्वामी वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 13। यानी जो स्वामी है वो अपने स्कूल जाता है और उसका स्कूल उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और उसे वहां जाने में, वहां पैदल जाने में 30 मिनट लगते हैं। On reaching, he finds that the school is closed and comes back with his friend's vehicle to home in 10 minutes. अब फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है अपने 4 किलोमीटर की दूरी को तय करके 10 मिनट लगा के जब वो स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसका स्कूल बंद है, उसके स्कूल की आज छुट्टी है। अब वो वापस आता है अपने दोस्त की वाहन में, अपने दोस्त की गाड़ी में, जिसमें उसे घर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। His average speed in किलोमीटर पर आवर इज, आपको इसकी औसतन चाल बतानी है और वो भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल के लिए चल देते। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी औसत गति है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, पहला है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब स्वामी जो है
वो अपने घर से स्कूल जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे हम T1 ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम T1 ले लेते हैं जो कि 30 मिनट्स है। अब क्योंकि हमें जो हमें स्पीड चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आवर यानी हाफ एन आवर। और बेसिकली हमने 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपका 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो जब भी आप किसी को जो आपकी वैल्यू है मिनट्स में दी गई है उसे अगर आप आवर में चेंज करते हैं, घंटों में चेंज करते हैं, तो आप 60 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस दी गई है, दूरी दी गई है, कितनी दी गई है दूरी, 4 किलोमीटर। अब जब वो स्कूल से घर वापस आता है तो उसे 10 मिनट लगते हैं, तो टाइम उसे हम T2 मान लेते हैं। तो T2 कितना है आपका, 10 मिनट। इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड करके, तो हमारे पास 1/6 आवर। अब पहले क्या हुआ, पहले जो है स्वामी अपने घर से, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, अपने घर से स्कूल गया पैदल, और स्कूल की दूरी कितनी है घर से, 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो वो पहले स्कूल गया, कितना टाइम लगा उसे, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर। अब स्कूल बंद था, वो वापस आया अपने फ्रेंड की गाड़ी में, तो वो वापस आया तो उसने कितनी दूरी तय की वापस आते हुए भी, 4 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें पहले डिस्टेंस की, इसे हम D1 ले लेंगे, तो आपका जो D1 है और जो आपका D2 है, यानी जब वो घर से स्कूल गया पैदल तो वो हमने D1 ले लिया डिस्टेंस, और जब वो स्कूल से वापस घर आया उस डिस्टेंस को हमने D2 ले लिया, और दोनों बराबर है आपके 4 किलोमीटर के। अब वापस आते हुए उसे कितना समय लगा, 10 मिनट लगे, यानी 1/6 आवर। अब जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है। हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, कि जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इस केस में D1 प्लस D2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2। यानी अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, अब हम एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो हमारा जो है एवरेज स्पीड जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब जो हमारा D1 और D2 है दोनों क्या है, सेम है। जो स्वामी है वो पहले घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, यानी D1 D2 आपका बराबर है, जो कि 4 किलोमीटर। अब अगर हम टाइम की बात करें तो आपका T1 हाफ एन आवर है, यानी आधा घंटा, और T2 1/6 आवर है। तो अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। D1 और D2 आपका क्या है, 4 किलोमीटर है, तो 4 प्लस 4। T1 और T2, T1 हमारा कितना आया है, हाफ, 1/2 आवर, और T2 1/6 आवर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 8/4
बाय 6 आएगी, यानी 8 इंटू 6/4, तो हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर जो है, ये इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जो एवरेज स्पीड आएगी वो आपकी ये आ जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर आया है वो आपका 12 आया है। क्या आया है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर जो है वो आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, When an object changes position with time, it is said to be in, यानी आपसे ये पूछा गया है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि कोई वस्तु है, वो टाइम के साथ, समय बीतता जा रहा है और उसके साथ अपनी स्थिति को वो बदल रही है। तो इसके जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है आपका रेस्ट, यानी विराम अवस्था। विराम अवस्था। दूसरा है स्टेशनरी, यानी स्थिर अवस्था। तीसरा है सर्कल, यानी सर्कुलर मोशन में चल रही है। चौथा है मोशन, यानी गति। अगर हम बात करें किसी वस्तु की जो समय के साथ क्या कर रही है, अपनी जो जगह है या स्थिति है उसे बदल रही है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, चल रही है, गति कर रही है। यानी जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बदलती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु किस पोजीशन में है, मोशन की पोजीशन में है, यानी गति कर। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स एज, एक निश्चित दिशा में एक सीधी रेखा में गति दर्शाती है। यानी एक मोशन हो रहा है, एक गति हो रही है किसी भी वस्तु में और वो सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि जब भी सीधी रेखा में गति होती है तो वो क्या दिखाती। अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स अ, एक निश्चित दिशा में एक सीधी रेखा में गति दर्शाती है। पहला है सर्कुलर मोशन, यानी वृत्त गति। दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति। तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति। चौथा है पीरियोडिक मोशन, यानी आवधिक गति। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो बेसिकली हम किसी भी बॉडी या कोई भी वस्तु है उसे कब कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है, जब वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही हो, या सर्कुलर वो चल रही होती है, गति कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पत्थर को किसी धागे पे बांध देते हैं और उस धागे को दूसरे सिरे से गोल गोल घुमाते, तो क्या होता है, बेसिकली ये आपका थ्रेड है जो आपने पकड़ा है और इस पे क्या लगाया आपने, पत्थर लगाया। तो जब आप इसे गोल गोल घुमाते हैं तो ये पत्थर क्या कर रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, यानी समान गति की, तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जब भी कोई वस्तु गति कर रही और गति ऐसे कर रही है कि बराबर जो है समय अंतराल में वो बराबर दूरी को तय कर रही है, तो तब हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु क्या कर रही है, समान गति कर रही है या यूनिफॉर्म मोशन में। इसी तरीके से इसका जो ऑपोजिट होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति होता है। तो जब हम असमान गति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपकी वस्तु है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यानी बराबर समय अंतराल में जो है अलग अलग दूरी तय करती है, या फिर
अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। अब अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें तो पीरियोडिक मोशन जो होता है वो एक ऐसा मोशन होता है जो एक टाइम के बाद या एक समय के बाद खुद को रिपीट करता है। जैसे हमने बात की थी पेंडुलम की, स्विंग की, यानी झूले की। तो जब आप पेंडुलम को देखते हो, जो आपका लोलक होता है, पेंडुलम होता है, तो वो बेसिकली कैसे मूव करता है? पहले वो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाता है, फिर वो अपनी मीन पोजीशन में आता है, फिर वो इधर पे एक्सट्रीम पोजीशन में आता है, फिर वो वापस अपनी मीन पोजीशन में आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में। यानी क्या कर रहा है वो? एक समय के बाद अपना जो उसका जो पाथ है, जो उसका पथ है, उसे वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। फिर वापस वो इसी तरीके से वापस यहाँ पे आता है अपनी मेन पोजीशन में, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरीके से झूले की जब हम बात करते हैं तो जो आपका झूला होता है, तो झूला क्या करता है? एक समय के बाद अपनी जो उसका पथ है, पाथ जो है, उसको वो क्या करता है? रिपीट करता है, दोहरा। पहले वो आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। यानी वो क्या कर रहा है? एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो यानी जो पीरियोडिक मोशन होता है वो एक ऐसा मोशन है, ऐसा गति है जिसमें क्या होता है? जो आपकी वस्तु है वो अपनी जो उसका पाथ है उसे वो रिपीट करती है। अपना जो रास्ता है, जो उसका पाथ होता है, उसको वो कुछ टाइम बाद दोहराती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो आपका मोशन हो रहा है वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है और एक सीधी रेखा में हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी समान गति। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स अ, एक साधारण पेंडुलम निष्पादित करता है। आपको क्या बताना है? सिंपल पेंडुलम की जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको बतानी है, वो क्या एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली इसमें मोशन के बारे में कहा गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है पीरियोडिक मोशन, यानी आवर्तिक गति। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति। तीसरा है बोथ ए एंड बी। चौथा है आपका नन ऑफ। अगर हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, किसकी बात करते हैं हम? सिंपल पेंडुलम की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। तो जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो जब ये मोशन करता है तो आप जानते हो आप इसे क्या करोगे? एक एक्सट्रीम पोजीशन में लेके आओगे। यहाँ पे सपोज इस पोजीशन में आया, वो इस स्थिति में आया, यहाँ पे पहुंचा, फिर वो बी पोजीशन में आता है, फिर ये सी पोजीशन में आ जाता है, फिर ये वापस बी पोजीशन में आता है, फिर ए में। फिर इस तरीके से ये जो है साइकिल रिपीट होती रहती है, दोहराती रहती है, या बार बार रिपीट होती रहती। तो हम ये जानते हैं कि एक जो ये इसका जो पथ है, जो पाथ है, वो क्या हो रहा है? एक समय अंतराल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। दूसरा, ये क्या कर रहा है? दोलन गति भी कर रहा है, यानी ऑसिलेटरी मोशन भी हम कहते हैं इसे। तो यानी जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है वो बेसिकली पीरियोडिक मोशन करता है और ऑसिलेटरी मोशन ये भी करता है। तो आपका जो, जब हम बात कर रहे हैं किसी सिंपल पेंडुलम की, तो वो एग्जीक्यूट करता है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी है, यानी बोथ ए एंड। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन इज अ, यानी आपसे ये पूछा गया है कि जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति करती है, यानी एक सी उसकी गति होती है, समान गति होती है, तो जब वो यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसका जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है आपका कर्व लाइन, दूसरा है स्ट्रेट लाइन, तीसरा है सर्कल और चौथा है पैराबोला। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जो है, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे
तो हमने कुछ ग्राफ देखे थे और हमने जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ भी पढ़ा। हमने दो तरीके के ग्राफ देखे, एक कुछ इस तरीके से और एक आपका कर्व, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में भी आया था इस तरीके से कर्व भी। तो बेसिकली हमने जब जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या है ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी दूरी समय का जो ग्राफ है ये, जब हम इसको समझ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती, यानी एक समान गति में होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने ये पढ़ा था जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, किसमें है? विराम अवस्था में, यानी एक जगह खड़ी है, चल नहीं रही, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ से आपको साफ पता चल रहा है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो क्या है? वो दूरी तय नहीं कर रही है, वो एक जगह खड़ी है और समय आपका व्यतीत होता जाए। इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है डिस्टेंस या दूरी तय की जा रही है। और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक समान गति। वहीं अगर हम कर्व ग्राफ की बात करें, तो जब हम कर्व ग्राफ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति का ग्राफ है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा का ग्राफ, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, यानी आपको गति का एसआई मात्रक बताना है। तो आपके पास जो है ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको एसआई यूनिट बतानी है स्पीड। पहला है मीटर पर सेकेंड, दूसरा है किलोमीटर पर आवर, तीसरा है मीटर पर आवर, चौथा है किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो आप क्या जानते हैं? आपने ये पढ़ा है, जो हमारे पिछले चैप्टर से हमने ये पढ़ा था कि जो आपका डिस्टेंस होता है यानी दूरी होती है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है। वहीं अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक आपका सेकेंड होता है। इसी तरीके से अगर हम स्पीड की बात करें, तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए यानी मीटर पर सेकेंड। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? आपको समय की मूल इकाई बताएं। तो अगर हम समय की मूल इकाई की बात करें तो जो समय की मूल इकाई होती है वो आपकी सेकेंड होती है, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड, इट्स सिंबल इज स्मॉल। समय की मूल इकाई एक सेकेंड है, इसका प्रतीक एस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? यानी आपको गति की मूल इकाई बतानी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे को आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी पनखू। मैम मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका मीटर पर सेकेंड है। बैठ जाइए। तो जो आपकी मूल इकाई होती है स्पीड की, यानी जो आपकी गति होती है उसकी जो मूल इकाई होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, यानी मीटर प्रति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीडोमीटर? यानी आपको ये बताना है कि स्पीडोमीटर होता क्या। तो बेसिकली स्पीडोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी गाड़ियों में यानी वाहनों में लगा होता है और जिससे आप अपनी गाड़ी की स्पीड नापते हैं।
कि आपकी जो गाड़ी है वो किस स्पीड में चल रही है, ये आपके स्पीडोमीटर से पता चले। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। स्पीडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वाहन की गति बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बताना है आपको कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो जैसे कि अभी हम समझ रहे थे कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ होता है, उसकी जो एक्स एक्सिस होती है इसमें आपका टाइम होता है, यानी एक्स अक्ष में समय दर्शाया जाता है और वाई अक्ष में आपकी जो दूरी है उसे दर्शाया जाता है, डिस्टेंस को दिखाया जाता है। और इससे आप किसी भी जिस भी वस्तु की आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है उसकी स्पीड यानी उसकी चाल आप इससे निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की गति यानी किसी वस्तु की चाल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिससे आपको किसी वस्तु की यानी जिस वस्तु का जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्पीड आप इससे निकाल सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पीड यानी गति क्या है। तो जीआईसी कोड करना, किसी को आंसर आता है तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। गति क्या है ये आपको बताना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम स्पीड वो है जिससे हम किसी की गति का नाप पता चलता है। अच्छा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला जो आपकी स्पीड होती है, चाल, बेसिकली इसे चाल कहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इससे क्या पता चलता है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टाइम में कितना चली है ये आपकी स्पीड को दर्शा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति क्या होती है। दोलन गति के बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दोलन गति, तो जब भी हम जैसे कि कोई झूला है उसके मोशन की बात करते हैं, किसी पेंडुलम के मोशन की बात करते हैं, तो वो क्या करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है। तो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे जो है गति करना, उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि आपका पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, पहले इस पोजीशन में होता है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, फिर ये इस पोजीशन में जाता है, फिर ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आता है, पहली स्थिति में आता है, फिर ये इधर चला जाता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, एक साइड पहले जा रहा है, फिर दोबारा दूसरी साइड जा रहा है, फिर दोबारा पहली साइड यानी बी पोजीशन में और फिर सी पोजीशन में। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो पोजीशन है वो टू एंड फ्रो हो रही है इसकी, यानी इधर हो रही है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें किसी स्विंग की, यानी कोई आपके पास झूला होता है, तो झूले की भी आपने मोशन देखा होगा, गति, ये आगे पीछे मूव करता है, यानी क्या कर रहा है, ये आगे पीछे कर रहा है। पेंडुलम भी जो है साइड में मूव कर रहा है, तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आपको ऑसिलेटरी मोशन दिखाते हैं। तो यानी जो आपका टू एंड फ्रो मोशन है, किसी भी वस्तु का आगे पीछे गति करना, ऑसिलेटरी मोशन होता है। और बेसिकली एक टाइम पीरियड में जो है ये जो मोशन होता है वो रिपीट होता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी वस्तु की आगे पीछे की गति को दोलन गति कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मोशन यानी गति क्या है।
तो अगर हम मोशन की बात करते हैं तो बेसिकली जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी अपनी पोजीशन को बदलती है तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु किसमें है, मोशन में है, यानी गति कर। तो बेसिकली मोशन होता क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, यानी समय के साथ क्या हो रहा है, किसी वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है, स्थिति बदल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु किसमें है, मोशन में है। नेक्स्ट है व्हाट इज सर्कुलर मोशन, यानी वृत्ताकार गति क्या। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब आप किसी भी थ्रेड में, कोई आपके पास थ्रेड है, कोई रस्सी है, उसमें आपने कोई स्टोन यानी पत्थर बांधा और फिर आप उसे गोल गोल घुमाते हो, तो जो आपका स्टोन है यानी पत्थर है वो आपका इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से गति करता है, यानी क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक सर्कल में, एक वृत्त में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। तो ऐसे जो मोशन होते हैं, ऐसी जो गति होती है, उसे हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन इज रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वृत्ताकार गति किसी वस्तु का एक वृत्ताकार पथ पर घूमना होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टोन का एग्जांपल दिया, ठीक है, जो आपका साइकिल का पहिया होता है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, घूर्णन करता है, ठीक है। पर अगर हम पहिए के जो बाउंड्री है उसको देखें तो ये क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो। वहीं जो इसका एक्सिस होता है वो क्या करता है, रोटेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यानी आपको दोलन गति का उदाहरण बताना। तो दोलन गति का जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, जो कि आपका पेंडुलम का एग्जांपल था। इसी तरीके से अगर हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो आप झूले का एग्जांपल भी ले सकते हैं, झूला भी ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द टू एंड फ्रो मोशन of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. एक साधारण लोलक की इधर उधर गति आवृत्ति या दोलन गति का एक उदाहरण है। तो ये जो है आपका, जैसे कि आपका सिंपल पेंडुलम हो गया, एक स्विंग हो गया यानी झूला हो गया, ये आपका पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल है और आपका ऑसिलेटरी मोशन का भी एक एग्जाम्पल है, यानी आवृत्ति गति और दोलन गति दोनों का ये क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी आपको ये बताना है कि असमान गति क्या है। तो बेसिकली जैसे कि अभी हम समझ रहे थे कि जब भी कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन यानी अपनी स्थिति बदल रही, यानी वो कुछ दूरी तय कर रही। तो जब भी कोई वस्तु, ठीक है, जो है उसकी जो स्पीड जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, यानी कहीं उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं पे उसकी स्पीड कम है, तो हम ये कहते हैं कि जो वो वस्तु है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु चलती है या गति करती है तो जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी आपके बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है, या फिर अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो आपकी वस्तु है वो असमान गति कर रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. यानी यदि किसी सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु की गति बदलती रहती है तो उसकी गति को हम असमान कहते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति क्या होती है। तो बेसिकली जब हम एक समान गति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, जब भी कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती, यानी जब कोई वस्तु चलती है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो एक जैसी रहती है, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति वो कर रही। An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. एक स्थिर गति में, एक सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु को एक समान गति कहा जाता है कि वो वस्तु किसमें है, एक समान गति है। What is the smallest time interval that can be measured with commonly available clock and watches? यानी सबसे छोटा समय अंतराल क्या है जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों और घड़ियों से, जो आपकी घड़ियां होती है या जो आपकी कलाई घड़ी होती है, उससे मापा जाता है। तो जब भी हम किसी भी क्लॉक से या कोई भी घड़ी है उससे जब भी हम समय नापते हैं तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? पीआईसी कोड कंडारा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बोलिए बेटा। सेकंड। 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 वेरी गुड, बैठ जाइए। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है समय की, जिसे हम क्लॉक से यानी घड़ियों से नापते हैं, तो वो आपकी सेकंड होती है। यानी जो आप आंसर लिखेंगे आप इस तरीके से लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकंड। सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकने वाला सबसे छोटा समय अंतराल 1 सेकंड है। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट आर क्वार्ट्ज क्लॉक। आपको ये बताना है कि क्वार्ट्ज घड़ियां क्या हो। तो जब हम घड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे हमने ये देखा था कि पुराने समय से ही जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की घड़ियों का यूज किया जाता था जिससे वो समय को नापते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया तो पहले आपके पास पेंडुलम क्लॉक थी, उससे पहले आपके पास जो है रेत की घड़ी थी, जो है सन डायल था, ठीक है, जल की घड़ी थी, जो आपकी जल की घड़ी होती है वो थी। फिर पेंडुलम क्लॉक आए, यानी जो पेंडुलम घड़ी है वो आई। उसके बाद आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक। तो आजकल जो हमारे घरों में जो जिसका हम यूज करते हैं दीवार घड़ी के तौर पे, वो आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक होती है। तो बेसिकली जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है इनका हम आजकल यूज करते हैं। इनमें सेल्स लगे होते हैं जैसे कि आप देखते हैं। और क्या होता है, ये जो घड़ियां होती हैं इनसे हमें काफी सटीक जो है समय प्राप्त होता है, यानी जब हम समय को नापते हैं तो बिल्कुल सटीक समय इसके द्वारा नापा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, Nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells। यानी आजकल जो घड़ियां हैं, चाहे वो आपकी दीवार घड़ी हो या कलाई घड़ी हो, उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल होते हैं। These clocks are called quartz clock। इन क्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, इन घड़ियों को हम क्वार्ट्ज घड़ी या जो आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक होता है ये कहते हैं। The time measured by quartz clock is much more accurate than the clocks available earlier। और जो आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक होती है इनसे जो हम समय नापते हैं या समय को मेजर करते हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेट होता है पुरानी घड़ियों के कंपैरिजन में। आजकल अधिकांश घड़ियों या घड़ियों में एक या एक से अधिक सेल वाला विद्युत परिपथ होता है। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ियां कहा जाता है। क्वार्ट्ज घड़ियों द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक होता है। यानी जो आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक होती है इससे आपको काफी एक्यूरेट टाइम मिलता है। तो बच्चों आज हमने जो आपका ये चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।
आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।